हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में आपको बताया था और साथ ही साथ परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या इनके रूल होते हैं, उनके बारे में बात की थी। और आणविक द्रव्यमान और परमाणुविक द्रव्यमान आपको मैंने निकालना सिखाया था। आज हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में। मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं और आणविक सूत्र को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र पे। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सिंपल पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। जो इजी पूर्ण संख्या होती है उसको व्यक्त करने की, उसे ही मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आणविक सूत्र के बारे में। आणविक सूत्र किसी यौगिक के, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। मीन्स कि किसी अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं उनकी संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र को ही आणविक सूत्र कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और इसकी सहायता से हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की गणना करेंगे। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन उपस्थित है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान आपको दिया है 98.96 ग्राम। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे? तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना। जो मास परसेंटेज है उसको सबसे पहले हम ग्राम में चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत उपलब्ध हैं। अतः 100 ग्राम यौगिक को मानकर, टोटल कंपाउंड को हम 100 ग्राम मान लेते हैं, तो इसका परिकलन करना हमारे लिए सिंपल हो जाता है। इस प्रकार ऊपर दिए गए यौगिक के 100 ग्राम प्रति 10 में यदि हम उसको टोटल 100% मान लें तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम कार्बन और 71.65% ग्राम आपको क्लोरीन दिया है। सबसे पहले ये चीज़ हम 100 ग्राम मान लेते हैं टोटल कंपाउंड को। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। नंबर ऑफ मोल्स में उसको हम चेंज कर देते हैं, प्रत्येक एलिमेंट को, जो हमें कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन दिए हैं। तो प्राप्त तत्वों के द्रव्यमानों को क्रमशः इन्हीं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों, एटॉमिक मास से विभाजित करते हैं। इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की मात्रा दी है कि हाइड्रोजन कितने ग्राम उपस्थित है, और कल मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1.008 ग्राम होता है। आप 1 भी मान सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1.008 ग्राम से जब हमने इसमें भाग दिया, जो हमें हाइड्रोजन की मात्रा दी थी, तो 4.04 हमें प्राप्त हुआ। कार्बन के मोलों की संख्या यानी कि इतने मोल प्राप्त हुए 4.04। उसी प्रकार कार्बन के मोलों की संख्या, कार्बन हमें 24.27 ग्राम दी है और मैंने आपको कल भी बताया था कि 6 कार्बन 12, हम इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12 या 12.01 ग्राम से भाग देंगे तो 2.021 हमें प्राप्त होगा इसकी नंबर ऑफ मोल्स। आगे हम क्लोरीन में निकालेंगे, क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो क्लोरीन की मात्रा हमें 71.65 ग्राम दी है। अब क्लोरीन यानी कि 17 क्लोरीन 35, तो
453 ग्राम से भाग दिया तो ये भी निकल कर आया 2.021। तो क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन में नंबर ऑफ मोल्स हमें प्राप्त हुए 4.04, 2.021 और फिर दोबारा 2.021। तो ये तो हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप हम बात करेंगे ऊपर प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या को उनमें सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। अब देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या 2.021 प्राप्त हुआ नंबर ऑफ मोल्स कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के, जिसमें से हमें क्लोरीन और कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं प्राप्त हुए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसमें भाग देंगे जो नंबर ऑफ मोल्स हमारी आई हैं। तो अगला स्टेप हमारा होगा, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रेशियो कार्बन रेशियो क्लोरीन यदि हम निकालें तो 2:1:1 प्राप्त होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वैल्यू हमें 4.04 प्राप्त हुई और कार्बन और क्लोरीन की 2.021 प्राप्त हुई। तो इनका हमने जब भाग दिया तो 2:1:1 इन तीनों में रेशियो प्राप्त हुआ। अब यदि ये अनुपात पूर्ण संख्याएं ना हो तो इन्हें उपयुक्त गुणांक से गुणा करके पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि ये डेसिमल के रूप में प्राप्त हुई हैं। अब हम इन्हें परफेक्ट नंबर के रूप में बनाना होगा। तो जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो यही है। अब हम सभी तत्वों के संकेत मिलकर क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं के साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हमें ऊपर हमें प्राप्त हुआ 2:1:1। ये देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था 2:1:1। अब इससे यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन हो जाएगा H2, कार्बन होगा 1 और क्लोरीन होगा Cl। तो हम इसको लिख सकते हैं CH2Cl। ये इसका मूलानुपाती सूत्र निकल कर आएगा, वही हम इस स्टेप में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा इस कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हुआ CH2Cl। नेक्स्ट स्टेप है आणविक सूत्र लिखना। ये अब आणविक सूत्र मैं आपको कल बता चुका हूँ कि CH2Cl का हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हमारे पास दिए हुए हैं। उनमें से पहला स्टेप है मूलानुपाती सूत्र। द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। अब देखिए सबसे पहले हम CH2Cl का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, तो 6 कार्बन 12 यानी कि 12 तो होगा ही, यानी कि 12.01 ले सकते हैं आप, या 12 भी ले सकते हैं। H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास 2.008 प्लस क्लोरीन हमने पढ़ ही दिया है 17 क्लोरीन 35 यानी कि 35 के अप्रोक्स 35 पॉइंट समथिंग। तो देखिए इस प्रकार 12.01 2 इंटू 1.008 और 35.45 सबको हमने ऐड किया तो हमारी पास निकल कर आई वैल्यू 49.48 ग्राम। यही इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी कि आणविक टोटल इसका क्या होगा, ये परमाणु द्रव्यमानों का योग ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट है मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र से और उसके द्रव्यमान से विभाजित करने पर। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसका मोलर द्रव्यमान, टोटल कंपाउंड का मोलर द्रव्यमान हमें दिया था कि 98.96 और हमारा एटॉमिक मास निकलकर टोटल या मॉलिक्यूलर मास सभी एटॉमिक जो जिन एटमों से कंपाउंड मिलकर बना है उन सब का योग ही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। तो इससे हम भाग देंगे 49.48 से, तो ये प्राप्त हुई वैल्यू 2 और ये 2 को हम n से डिनोट कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट स्टेप, इसका मूलानुपाती सूत्र को ऊपर प्राप्त स्मॉल n से गुणा करने पर आणविक सूत्र प्राप्त होता है। तो CH2Cl तो हमारा मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो गया। अब n आया 2, जहां पर हमने मोलर द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान से यानी कि परमाणु द्रव्यमानों के योग से भाग दिया तो वैल्यू 2 आई थी। अब इस 2 का भी गुणा इस CH2Cl से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी C2H4Cl2, क्योंकि C इंटू 2 C2 हो जाएगा, प्लस H2 इंटू 2 H4 हो जाएगा, और Cl इंटू 2 तो Cl2, यानी कि C2H4Cl2, यही इसका आणविक द्रव्यमान होगा। तो इस प्रकार हमने मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालना सीखा। आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन तभी होती है जब उसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट भाग ले। लेकिन ये स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण, यानी कि हमें पता है बैलेंस इक्वेशन होने के लिए जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिकारकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं, यानी कि जितने हमें अभिकारक चाहिए उतने उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थितियों में एक अभिकारक, कभी कभी क्या होता है कि एक अभिकारक दूसरी अभिकारक की मात्रा में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वो धीरे धीरे उसकी मात्रा समाप्त होने लगती है, तो अभिक्रिया का होना बंद हो जाता है। कुछ देर बाद अभिक्रिया होनी बंद हो जाती है और उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए दोनों रिएक्टेंट का समान मात्रा में या अधिक, जितनी रिएक्शन होने के लिए चाहिए मात्रा वो होनी चाहिए। लेकिन एक कम मात्रा में होगा और एक अधिक मात्रा में होगा, तो जो कम मात्रा में होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जिससे रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी, यानी कि आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। भला ही दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में क्यों उपस्थित ना हो, लेकिन यदि एक की कमी होगी तो रिएक्शन आगे नहीं हो पाती है। अतः जो अभिकारक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, वह प्रोडक्ट जो बनने वाला है उसकी मात्रा को सीमित कर देता है। इसे ही लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि सीमित कर देता है यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, अतः इसे ही हम कहते हैं आपका लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक। यानी कि वह अभिकारक जो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, क्योंकि वह कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसके कारण अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है। तो वह अभिकारक जो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है वही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने केवल 2 ही चीजें आपको पढ़ाई, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और लिमिटिंग रिएजेंट। कल हम बात करेंगे मास परसेंटेज के बारे में, वेट परसेंटेज, मोलरता और मोललता के बारे में, और कल हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।